नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं भिवाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है बी पार्ट थर्ड का जो पेपर फर्स्ट है, फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, उसका एग्ज़ाम पेपर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये हम सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की व्यवस्थित तैयारी के लिए उसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर्स के पेपर और अच्छी पुस्तकें जो सिलेबस को कवर करती हों उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक व्यवस्थित और ईमानदारीपूर्ण तरीके से कठिन परिश्रम आधारित जो तैयारी है वही आपको सफलता दिला सकती है। ये बात एकेडमिक प्रोग्रेस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए लागू होती है। यानी आप यूजी और पीजी की क्लासेस में पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वहाँ पर भी, और या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आरएएस है या सिविल सर्विसेज है, तो वहाँ पर भी ये बात लागू होती है। और उसी क्रम में आज हमें इस पेपर को डिस्कस करना है। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने के कारण आपके लिए अत्यंत उपयोगी हैं, लाभदायक हैं, उनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। और वो आपके लिए एकेडमिक दृष्टि से ही नहीं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। और उनको अगर आप देखते हैं, उन चीज़ों से जुड़ते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का भी उससे विकास होता है। और उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं दो, वो ये हैं कि हम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने 2 यूट्यूब चैनल तैयार किए हैं। ये एक तरीके का, ये भी एक इनोवेटिव मेथड है। एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, दूसरा एकेडमिक सेशंस के लिए है। ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल जो है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। और इस ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल में जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, या आरएएस है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मोटिवेशनल और करियर गाइडेंस और कुछ टॉपिक बेस्ड वीडियोस तैयार किए हैं जो स्टूडेंट्स को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल सटीक और पिन पॉइंट जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट बिना दिग्भ्रमित हुए, बिना समय संसाधनों को ख़राब किए हुए बिल्कुल सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करें और सफलता अर्जित करें। और ये वीडियोस न केवल आपको मोटिवेट करते हैं बल्कि उन कमजोरियों, उन समस्याओं से भी अवगत करवाते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स में होती हैं, जिनको वो समय पर दूर नहीं कर पाते, जिनके कारण उन्हें नुकसान होता है। तो जिस तरह बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरों के अनुभवों से फ़ायदा लेना चाहिए। अगर जीवन में ठोकरें खाकर सब कुछ चीज़ें सीखते रहे तो हम अपने पैरों को लहूलुहान कर लेंगे। ठीक वही बात यहाँ लागू होती है कि दूसरे जो कंपटीटर्स हैं या जो लोग सफल हो चुके हैं या जिन्होंने ये परीक्षाएं दी हैं या जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनके जो अनुभव हैं वो आपका बहुत शानदार मार्गदर्शन करते हैं, आपके समय और संसाधनों की बचत करने का मार्ग दिखाते हैं आपको, और सही दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, सही राह दिखाते हैं। तो ये ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी और लाभदायक है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, और उसी के हिसाब से ये तैयार किया गया है। आप गूगल पर यूट्यूब चैनल पर ज्ञान सुधा लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो वीडियोज़ है इसकी प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियोज़ आपके काम के उनको देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा एक ज्ञानदूत यूट्यूब चैनल है, उसमें आपके यूजी और पीजी की क्लासेस के सब्जेक्ट बेस्ड क्वालिटेटिव लाइव सेशंस होते हैं, लाइव कक्षाएं होती हैं। ये आपके कॉलेज की यूजी और पीजी की पढ़ाई के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इसमें सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अच्छे वीडियोस तैयार करते हैं। जूम प्लेटफॉर्म पर लाइव कक्षाएं चलती हैं
और उनको यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है और बाद में यूट्यूब पर आप इस ज्ञानदूत यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको कभी भी देख सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज्ञानदूत जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए एकेडमिक जो आपकी पढ़ाई है उस दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, लाभदायक है, तो इसका भी आपको लाभ उठाना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है हमारा आज इस पेपर के डिस्कशन करने से पहले हम उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं, वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम। यानी एग्जामिनेशन हॉल में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, या यूजी और पीजी के यानी कॉलेज की या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई जब हम करते हैं और उसके बाद में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहली बात है कि आपको सिलेबस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो बीए पार्ट थर्ड का जो सिलेबस है, पेपर फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट और पेपर सेकंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक चिंतन के मूल आधार समाजशास्त्र में पहला पेपर और दूसरा पेपर सामाजिक मानव शास्त्र बीए पार्ट थर्ड के लिए निर्धारित हैं। तो इनका सिलेबस आप एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर मार्केट में किसी कारण अवेलेबल नहीं मिल पाता है तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से नोट कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स से जानकारी ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर सिलेबस की जानकारी शेयर की है आपके साथ, और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ पर देख सकते हैं। आप mdsuajmer.ac.in इस वेबसाइट पर जाकर भी अपने सिलेबस को देख सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या वर्ड लिमिट निर्धारित है और कितने सवालों का उत्तर लिखना है और सवालों के लिए कितने अंक निर्धारित हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी होना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, किस तरह के सवाल आते हैं, कितने अंक निर्धारित हैं, क्या शब्द सीमा निर्धारित है, ये जानकारी होना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की जानकारी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कॉलेज की हो चाहे यूनिवर्सिटी को। आपको लास्ट ईयर के पेपर्स को देखना होता है, उनको समझना होता है, उसके आधार पर एक आइडिया बनाना होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है आपकी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस नेचर के प्रश्न आते हैं और इस तरह के सवालों का उत्तर देने में मुझे इस तरह की कठिनाई महसूस होगी, इसलिए मुझे पहले से ही इस तरह तैयारी करनी है। इनकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो बहुत मस्ट है। उस प्रैक्टिस से आपके एक साथ बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको उत्तर लिखने में क्या कठिनाई आ रही है, इसका समाधान होगा, इसकी जानकारी होगी, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, निर्धारित टाइम में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, वर्ड लिमिट्स हैं, और जो प्रश्न में पूछा गया है आप एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग ही उत्तर लिख रहे हैं या अनावश्यक बातें लिख रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको एक आइडिया हो जाता है। और दूसरी और भी कोई कठिनाई है तो उसका भी आपको पता चल जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के वो पेपर्स को अच्छी तरह देखना है, समझना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 पेपर आपको घर पर सॉल्व करने चाहिए और निर्धारित समय सीमा में, और ठीक उसी तरह जिस तरह आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल ये हर एग्ज़ाम के लिए लागू होती है ये चीज़। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह स्विमिंग आप अभ्यास से ही सीख सकते हैं, ड्राइविंग आप अभ्यास से ही सीख सकते हैं, कुकिंग आप अभ्यास से ही सीख सकते हैं, उसी तरह ये चीज़ें हैं जो राइटिंग स्किल है, एक्सप्रेशन एबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये प्रैक्टिस से निखार आता है, ये सुधरती है और ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इससे आपका व्यक्तित्व भी विकसित होता है, परिष्कृत होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका भी हमें ध्यान रखना है और साथ ही कम लेकिन अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करना है। ये नहीं कि आप बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी कर लें, नहीं, आप 1 या 2 अच्छी क्वालिटी की बुक्स लाइए, उनको बढ़िया तरीके से पढ़िए, उनके खुद नोट्स बनाइए, और जो सिलेबस के टॉपिक उनमें नहीं मिलते उनके लिए आप कुछ दूसरी पुस्तकों की मदद ले सकते हैं, लेकिन उनको मुख्य आधार नहीं बनाना। मुख्य आधार आपकी 1 या 2 पुस्तक ही होनी चाहिए और उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना होता है और बार बार सही तरीके से उसका रिवीजन करना होता है। अगर हम एक बार पढ़कर उसको रख देते हैं और फिर 1-2 महीने तक हाथ ही नहीं लगाते हैं, जो पढ़ा है वो भूल जाते हैं हम। इसलिए रेगुलर रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, रीडिंग, बिल्कुल आपको अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से रीडिंग करनी है अच्छी पुस्तकों से। और रीडिंग इस तरह करनी है कि आप उसको टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, फिर उस पर चिंतन करना है।
उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, उसका सार क्या है। कभी कभी हम यूं ही चीज़ों को पढ़ लेते हैं और उस चीज़ को समझ नहीं पाते। हमें समझने के लिए पढ़ना है, अच्छी तरह हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समाज विज्ञानों में जिस उदाहरण के लिए जो समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है, राजनीति विज्ञान है, यहाँ थ्योरीज बहुत हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरीज को आपको अच्छी तरह समझना है। किसी आम आदमी को सरल भाषा में अगर आप समझा सकते हैं तो इसका मतलब आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा है। इस तरह का बोध होना चाहिए आपका। तो रीडिंग बहुत गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। आपको कम और अच्छी पुस्तकों से पढ़ना है। आपको कम पुस्तकों लेकिन अच्छी पुस्तकों से पढ़ना है और उनको बार बार पढ़ना है। एक अच्छी पुस्तक को 10 बार पढ़ना 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से कई गुना बेहतर है। तीसरा महत्वपूर्ण है राइटिंग। रेगुलर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अधिकांश स्टूडेंट्स एकेडमिक करियर में और कम्पिटिटिव वर्ल्ड में दोनों में ये गलती करते हैं। वो पढ़ते बहुत और लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं और इससे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरी जो पढ़ाई का सार है वो आपको परीक्षा के अंदर कुछ घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। इसलिए जो एग्जामिनेशन के अंदर आपकी जो माइंड सेट रहती है, जो सोच रहता है, जिस तरह का माहौल रहता है, जिस तरह की आपकी सोच रहती है, जिस तरह आप प्रेजेंट कर पाते हैं, आफ्टर ऑल वही तय करता है आपकी सफलता, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी उपलब्धि, आपकी अचीवमेंट। इसलिए रेगुलर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको। और राइटिंग की प्रैक्टिस तो रेगुलर होनी चाहिए आपकी, डेली नहीं तो कम से कम वीक में आपको लिखने का प्रयास करना है। पढ़ना भी है, लिखना भी है, और आप लिख कर नोट्स बनाते हैं तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। छोटे प्रश्न हैं उनके लिए अधिक समय दे देते हैं, जबकि उनके लिए 20 अंक निर्धारित है। हर प्रश्न का उत्तर अधिकतम 20 शब्द में लिखना होता है। वहाँ वो 50-50 शब्द में उत्तर लिखते हैं और 10 सवालों में 500 शब्द लिख देते हैं वो। और आगे ये परेशानी होती है कि जो पार्ट बी होता है उसमें 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, या पार्ट सी उसमें 400 शब्दों में उत्तर लिखना है, उसके लिए समय कम पड़ जाता है, प्रश्न छूट जाते हैं और वो अधिक अंक के होते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस से आता है, और अभ्यास करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि निर्धारित जो समय है 1.5 घंटा या 3 घंटे, उसमें आप उस प्रश्न को पूरा सॉल्व कर पाते हैं, यानी उसका उत्तर लिख पाते हैं, या लिखते हैं तो आपको किस तरह की कठिनाई होती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण बात है परीक्षा के हॉल के अंदर, क्योंकि एक निर्धारित समय होता है, उसी में ही आपको उत्तर लिखना होता है, दूसरों से बेहतर उत्तर लिखना होता है, दूसरों से अधिक मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो ये पूरा खेल उस टाइम मैनेजमेंट का ही कि कितना बेहतर तरीके से उस टाइम को आप मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद 5वां और 6 नंबर का जो बिंदु है वह है आपको जो वर्ड लिमिट है उसको कठोरता से उसका पालन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वर्ड लिमिट का पालन नहीं करते, अधिकांश स्टूडेंट्स नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश स्टूडेंट्स है वो वर्ड लिमिट का उल्लंघन करते हैं और ये उनके लिए नेगेटिव सिद्ध होता है। इससे उनके मार्क्स में लॉस होता है, एग्जामिनर पर इसका गलत इम्पेक्ट जाता है, और दूसरा उनका टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। क्योंकि वो पहले ही बहुत अधिक समय खर्च कर चुके होते हैं और बाद में उनके पास बड़े प्रश्नों के लिए, अधिक अंक वाले प्रश्नों के लिए समय ही नहीं बचता है। तो सवाल छूटने का भी डर रहता है, मार्क्स का लॉस होता है, दूसरा सवाल छूटने का भी डर रहता है। तो आपको बिल्कुल कठोरता से सब सीमा की पालना करनी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परीक्षा में जो सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर नहीं देते हैं, या उसका उत्तर बाद में देते हैं, पहले दूसरी बातें बताते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षा के अंदर आपको जो चीज़ पूछी जा रही है उसी का उत्तर लिखना है एग्जैक्टली, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है कि जो पूछा गया है उसको आपको बताना है। और अगर प्रश्न की उत्तर की डिमांड है, ये कुछ वर्ड लिमिट भी आपको अलाउ कर रहा है, तो दूसरी चीज़ें आपको बाद में लिखनी है, पहले एग्जैक्टली उत्तर लिखना है आपको, ये ध्यान रखना था। विशेष रूप से ये बात छोटे प्रश्नों पर लागू होती है, ये ध्यान रखने की बात है।
कि आपको जो पूछा गया है उसी का ही उत्तर लिखना है और पहले उसका उत्तर लिखना है। ये नहीं कि आपने उदाहरण के लिए 50 वर्ड लिमिट्स का एक प्रश्न है और उसका आपको उत्तर लिखने जा रहे हैं और उसमें जो बात पूछी गई है उसमें आप सबसे अंत में उस बात का उत्तर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रश्न को समझना है और जो वर्ड लिमिट है उसके अनुसार उस उत्तर की शुरुआत करनी है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कोर जो है वो उस उत्तर का वो आपको सबसे पहले प्रेजेंट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ें अगर वर्ड लिमिट अलाउ करती है तो लिखनी है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। पैराग्राफिक स्टाइल में उत्तर लिखना है। इसका मतलब ये लागू होता है बड़े प्रश्नों में। 50 वर्ड्स की जो प्रश्न है उनमें भी आप कर सकते हैं और जो 400 शब्दों में जो उत्तर लिखना है उन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भी आप डायग्राम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए फैमिली का डायग्राम बना सकते हैं, आप कास्ट का बना सकते हैं, मैरिज का बना सकते हैं, ट्राइब्स में जो मैरिज के टाइप्स हैं उनमें बना सकते हैं, सोशल चेंज में बना सकते हैं, मार्क्स की क्लास कन्फ्लिक्ट की थ्योरी है उसमें बना सकते हैं। तो इस तरह ये डायग्राम बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न देखना होता है कि उसका उत्तर इसमें डायग्राम बनाया जा सकता है या नहीं। अनावश्यक रूप से नहीं बनाना है, लेकिन अगर बनाया जा सकता है तो बनाना है। जैसे विशेषताएं लिखनी है तो उसको भी आप एक डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है जो आपके उत्तर को यूनिक बनाता है और आपका प्रेजेंटेशन शानदार बनता है और एग्जामिनर इससे प्रभावित होता है और आपको अधिक मार्क्स मिलते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में। उसका कारण है कि आपने उस सब्जेक्ट को समझा है और एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। ये जो यूनिकनेस है वो दूसरों से अधिक अंक दिलवाती है आपको। और दूसरा पैराग्राफिक स्टाइल, यानी परीक्षा के अंदर उत्तर छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखने हैं। 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ, फिर 1 लाइन छोड़नी है कॉपी के अंदर, फिर 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ, फिर 1 लाइन छोड़ना, फिर 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ। ऐसे नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉपी का पूरा पेज भर दिया और कहीं पर भी जगह नहीं है। इस तरह की स्टाइल में उत्तर नहीं लिखना है। वो एग्जामिनर पर पॉजिटिव इम्पेक्ट नहीं डाल पाता है और आपका उत्तर का जो प्रेजेंटेशन है वो कमज़ोर बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम से संबंधित है जिनका हमें ध्यान रखना है। अब आता है हमारा आज का जो टॉपिक है वो कि भाई BA पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 में जो समाजशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, सामाजिक चिंतन के आधार, उसका जो प्रश्न पत्र है, तो इसका जो प्रश्न पत्र है आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 भाग हैं, भाग ए, भाग ब, भाग स। भाग ए में 10 प्रश्न हैं, सभी अनिवार्य हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है और शब्द सीमा 20 शब्द निर्धारित की हुई है। यानी कि 20 शब्द की इस निर्धारित शब्द सीमा का पालन करना है, ±5-10 शब्द तक मान्य है। वो एक अलग बात है। कुछ प्रश्नों की प्रकृति इस तरह की होती है कि उनको एग्जैक्टली 20 शब्द में बांधना संभव नहीं होता, तो उनको आप 30 शब्द तक भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक उल्लंघन नहीं करना है कि आप जैसे 20 शब्द सीमा निर्धारित की हुई है और आप 50-60 शब्दों में उत्तर लिख रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये गलत है और इसका नुकसान होता है और इससे कभी भी अच्छे अंक अर्जित नहीं होते हैं। भाग ब, उसमें 5 प्रश्न होते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई होती है, लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों में इंटरनल चॉइस नहीं मिल रही है, ये अलग बात है। यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में इंटरनल चॉइस की बात लिख रखी है और इसमें शब्द सीमा है वो 50 शब्द और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का है। तो यहाँ आपको उत्तर 50 शब्द की शब्द सीमा में ही लिखना है, ±10 शब्द तक मान्य है, लेकिन इससे ज़्यादा उत्तर नहीं लिखना है आपको। और भाग से है उसमें कुल 6 प्रश्न होते हैं। तो आपके सिलेबस में 3 यूनिट है, हर यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं और हर यूनिट से एक प्रश्न को सिलेक्ट करते हुए 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित है, यानी कुल 60 अंक हैं इसके लिए। और जो वर्ड लिमिट निर्धारित की हुई है वह 400 शब्द निर्धारित की गई है, यानी आपको अधिकतम 400 शब्दों में ही उत्तर लिखना है। ±10, 20, 30 तक मान्य है, लेकिन इससे अधिक उत्तर नहीं लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 400 शब्दों के लिए आप 600, 700, 1000 शब्दों में उत्तर लिख रहे हैं, नहीं।
तो ये ध्यान रखना है। ये पेपर है बी पार्ट थर्ड एग्ज़ाम 2020 का, 2021 की परीक्षा में आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आपको एक आइडिया मिलता है, एक बोध मिलता है, और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल व्यवस्थित रूप दे पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भाग ए है उसमें जो प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है सामाजिक दर्शन शास्त्र क्या है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई सामाजिक दर्शन शास्त्र क्या है। बिल्कुल 20 शब्द की जो शब्द सीमा है उसमें निर्धारित करना है आपको। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है वह है प्रबोधन काल तथा इसकी मुख्य विशेषताएं। ये इस तरह का प्रश्न है कि इसका उत्तर 20 जो शब्द की शब्द सीमा है उसमें लिखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो कोई नहीं, वो 30 शब्द तक भी लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है मार्टन का प्रकार्यवाद क्या है। चौथा है आत्महत्या के प्रकार। तो यहाँ बिल्कुल आपको आत्महत्या के जो दुर्खिम ने 3 मुख्य प्रकार बताए हैं उनका उल्लेख करना है। पांचवा प्रश्न है सामाजिक तथ्य पर दुर्खिम के विचारों का वर्णन कीजिए। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में जो कहा है वो लिखना है। छठवां प्रश्न है सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। तो आपको यहाँ से बिल्कुल पिन पॉइंट सामाजिक क्रिया की विशेषताएं लिखनी है। सातवां प्रश्न है अलगाव क्या है। आठवां प्रश्न है भारत विद्याशास्त्र क्या है। नौवां प्रश्न है सामाजिक मूल्य की अवधारणा। और 10वां प्रश्न है सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है। तो आपको यहाँ जो पूछा गया है उसका उत्तर लिखना है, और जो वर्ड लिमिट है 20 शब्द की उसी में ही रहते हुए लिखना है। भाग ब है, इनका उत्तर 50 शब्द में लिखना है और 4 अंक निर्धारित हैं इनके लिए। प्रबोधन काल तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ थोड़ा आप डिटेल में उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें देखिए आप इंटरनल चॉइस दी हुई है। दूसरा ऑप्शन है कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को बताना है, फिर उसकी समीक्षा लिखनी है। 12वां प्रश्न है प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं, और इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई मार्टिन के प्रकार्यवाद की विवेचना कीजिए। तो यहाँ प्रत्यक्षवाद को समझाना है और या मार्टिन के प्रकार्यवाद की विवेचना करनी है। इसी तरह 13वां प्रश्न है सामाजिक सुदृढ़ता के प्रकार बताइए। एमएल दुर्खीम है, उन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी के 2 प्रकार बताए, तो उनको बताना है। इसमें इंटरनल चॉइस है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो समझाना है, फिर उसकी जो कमी है उनका उल्लेख करना है। इसी तरह 14वां प्रश्न है नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों की विवेचना कीजिए। नौकरशाही मैक्स वेबर की एक थियोरी है, और उस पर जो मैक्स वेबर के जो विचार है उनका उल्लेख करना है। इसी में इंटरनल चॉइस में मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के प्रकार है उनका विवेचन कीजिए। तो यहाँ 50 शब्द में उत्तर लिखना है। तो यहाँ आप मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार हैं उनको बता सकते हैं। 15वां प्रश्न है सामाजिक पारिस्थितिकी पर राधा कमल मुखर्जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो राधा कमल मुखर्जी ने सोशल इकोलॉजी पर अपने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसका विश्लेषण करना है। इसमें इंटरनल चॉइस है जाति पर जीएस घुरिये के विचारों की विवेचना कीजिए। जीएस घुरिये ने जाति पर अपना सिद्धांत दिया है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है, तो उस पुस्तक को भी कोट कर सकते हैं, जाति की मुख्य विशेषताएं बता सकते हैं। तो इस तरह इनके उत्तर लिखने हैं। अब पार्ट सी है आपके सामने, स्लाइड में आप देख सकते हैं। पार्ट सी है, उसके लिए 20 प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित है, और उसका उत्तर 400 शब्दों की शब्द सीमा में लिखना है। इसमें प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न होते हैं, कुल 6 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक यूनिट से कम 1 प्रश्न चुनते हुए आपको कुल 3 प्रश्नों के उत्तर लिखते होते हैं। इस सेक्शन के लिए कुल 60 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर 16वां जो प्रश्न है सामाजिक दर्शन शास्त्र क्या है। समाज शास्त्र की सामाजिक दर्शन शास्त्रीय जड़ों की खोज कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है जो समाजशास्त्र के उद्भव का विश्लेषण है। इसी तरह इसमें इंटरनल चॉइस के साथ जो दूसरा प्रश्न है वह है समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक संदर्भ की व्याख्या कीजिए। अब दूसरी यूनिट है, उसमें मार्क्स के वर्क संघर्ष के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो है यहाँ आपको कार्ल मार्क्स का वर्क संघर्ष का सिद्धांत उसको समझना है, उसको डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसकी समीक्षा करनी है। इसमें इंटरनल चॉइस है मैक्स वेबर के अलगाव की अवधारणा का विस्तार से विवेचन कीजिए। एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इन डिटेल। 18वां प्रश्न है
समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास में भारतीय समाजशास्त्रियों के योगदान की विवेचना कीजिए। और इसमें इंटरनल चॉइस के साथ है सामाजिक मूल्य पर राधा कमल मुखर्जी के विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो 400 शब्दों की शब्द सीमा है उसमें उत्तर लिखना है, और जो पूछा गया आपको उसी का ही उत्तर लिखना है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आवश्यकता के अनुसार डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और पैराग्राफिक स्टाइल में उत्तर लिखना, बिल्कुल व्यवस्थित लाइन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट इंश्योर करते हुए काम करना है। परीक्षा के अंदर जो अधिक अंक के प्रश्न हैं उनके लिए अधिक समय निर्धारित करना है आपको, और कम अंक के उनके लिए कम समय निर्धारित करना है। ये आपको पहले ही तय कर लेना है कि किस सेक्शन को कितने समय में आपको पूरा करना है। इससे आपको कठिनाई नहीं होगी। 3 घंटे को या जो भी 1.5 घंटा आपके लिए निर्धारित है प्रश्न पत्र को, उसको पहले ही आप व्यवस्थित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। भाई पार्ट ए, भाग ए के प्रश्नों का उत्तर मुझे इतने समय में लिखना है, भाग बे का उतने में लिखना है, भाग सी का। इससे ये होता है कि भाग ए में कुछ समय अधिक भी लग जाता है तो भाग बे में एडजस्ट कर सकते हैं उसको, और इस तरह भाग सी के लिए आपके पास पर्याप्त समय बच जाता है, और आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बेहतर उत्तर लिख पाते हैं और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये बी पार्ट थर्ड का जो पहला पेपर है, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, यानी सामाजिक चिंतन के आधार, उसका 2020 का एग्ज़ाम पेपर है जो हमने डिस्कस किया है। इसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका PDF लिंक भी आपके साथ शेयर किया है, जहाँ आप इन सारे बिंदुओं को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और इसके आधार पर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। अपने समय संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है।